अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इंशाल्लाह हम अपनी नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक एग्रीकल्चर। इसमें हम बेसिक एग्रीकल्चरल चीज़ें देखेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं, उसकी सब ब्रांचेज, उसकी फील्ड्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और किस तरफ जो है एग्रीकल्चर की फ्यूचर डायरेक्शन है वो किस तरफ बढ़ रही है आगे। तो इंशाल्लाह एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम इस कोर्स का आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह ये गालिबन 8 लेक्चर्स की सीरीज़ होगी, 8 लेक्चर सीरीज़ है इंशाल्लाह। और कोशिश होगी कि शॉर्ट और टू द पॉइंट रखा जाए। आज पहले सेशन में तमहीदी बात होंगी इंशाल्लाह सारी। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, की टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड हिस्टोरिकल इंसाइट्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टर्म्स एंड डेफिनेशंस देख लेते हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स. It encompasses a variety of practices and technologies. Basically, प्लांट और लाइफ स्टॉक को किस तरह कल्टीवेट करना है, किस तरह अपने फायदे के लिए यूज करना है, उसमें जो साइंस और आर्ट है जो इसकी, उसको हम, उस पूरी प्रैक्टिस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। बेसिकली इसका फायदा क्या होता है? फूड मिलता है हमें, ठीक है। दूसरी चीजें जैसे कपड़े वगैरह मिल गए या दूसरी और मजीद चीजों के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज का रॉ प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर से मिलता है, ठीक है। जैसे कॉटन हो गया या फूड हो गया, ये कुछ बिल्कुल सामने की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एग्रोनॉमी, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर फोकस्ड ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, emphasizing the science behind growing crops efficiently. तो एग्रोनॉमी क्या है कि भाई हम किस तरह से क्रॉप्स को और बेहतर तरीके से एफिशिएंटली उसको जो है वो ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। सॉइल मैनेजमेंट के थ्रू हम करा सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को हम किस तरह उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो उस स्फेयर को जो डील करता है उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है the land use management system that combines agriculture and forestry to create more diverse, productive and sustainable land use systems. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, बेसिकली फॉरेस्ट्री एक वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज वगैरह हैं और बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। अगर हम उसको चढ़ियल मैदान कर दें अपने पसंदीदा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने के लिए, तो वो आपकी एग्रीकल्चर हो जाती है। तो बेसिकली वैसे तो ये दोनों ना ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन हम इसको एग्रो फॉरेस्ट्री इस तरह इसको मैनेज करें कि भाई जहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है और जहाँ पे हमें उसकी जरूरत है कि जहाँ पे पौधे वगैरह फ्लोरा फौना जो है वो ज्यादा हो, उसको वहां रखा जाए और एक सेट बैलेंस पे हमें फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो इनका जो, इनको किसी तरह कॉम्प्लीमेंट करने के जो कॉम्प्लीमेंट करने की जो डायमेंशन है वो एग्रो फॉरेस्ट्री है कि हम लैंड को एफिशिएंटली यूज करें कि भाई ना बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हो जाए कि मतलब हम उसको बिल्कुल वाइल्ड छोड़ दें, और ना ही बहुत ज्यादा हम जो है वो डीक्लटर कर दें कि फ्लोरा और फौना जो नेचुरल हैबिटेट है उस पे इफेक्ट आए। अगर उस पे इफेक्ट आएगा तो इनडायरेक्टली हमारी जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स और पूरे जो हम इकोलॉजी की जो चेन्स बनाते हैं उसमें अगर डिस्ट्रप्शंस आई तो हमारे प्लानट पे डिस्ट्रप्शंस आ सकती हैं। तो इनका एक इम्तजाज होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में ही अगर हम देख लें जो हमने पढ़ा था कि भाई प्लांट्स और लाइफस्टॉक को जो है हमने वो कल्टीवेट करना है। तो उसमें मजीद कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दूसरा होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तीसरा होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट मीट करंट फूड नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स. This includes organic farming, permaculture and agroecological approaches. अच्छा जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिकली सस्टेनेबल के जहाँ नाम आ जाए तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, कुछ ना कुछ इस तरह से होगा कि हम अपनी इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, ठीक है। इस तरह से होगा कि पोल्यूशन को रिड्यूस करना है और किसी भी तरीके से हमें अपनी जो सिंथेटिक लाइफस्टाइल है उसको ऑर्गेनिक की तरफ स्विच करना है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यही है, इसीलिए इसी चीज को एडवोकेट करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आया जाए। उसके बाद क्या करना है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है जिससे हम अपनी करंट फूड नीड जो अभी की हमारी है उसको फुलफिल कर सकें, और जो हमारी फ्यूचर की आने वाली जनरेशन हैं उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा किया जा सके, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर आ जाता है। इसके अलावा प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रिसाइज का मतलब जहाँ भी लफ्ज आ जाएगा तो वहां पे टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक को क्या यूज किया जाएगा, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक जीपीएस एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टू मॉनिटर एंड मैनेज फील्ड वेरिएबिलिटी इन क्रॉप्स टू मैक्सिमाइज यील्ड वाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बेसिकली इसमें आप जब जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स यूज करते हैं तो आपके लिए आसानी रहती है आपको नेविगेशन में। ठीक है, आईओटी सेंसर्स होंगे तो आप, जैसे अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अ, एक स्पेसिफिक एरिया लैंड का, हमारे उसमें यहाँ पे फला फला जगह पे सॉइल फर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो हम वहाँ पे फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं। फला फला जगह पे पेस्ट ने अटैक कर दिया तो हम उसको अब जो है मिटिगेट कर सकते हैं। तो इस तरह आईओटी बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करके, या और भी मेथड्स हो सकते हैं, उनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि भाई कहाँ कहाँ मसले मसाइल हैं, तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच ले सकते हैं शुरू में ही है तो उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेसिजन एग्रीकल्चर। इसके बाद आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, a holistic approach to managing pests that combines biological, cultural, physical, and chemical tools in a way that minimizes economic health and environmental risk. Basically, पेस्ट को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, बायोलॉजिकल तरीके से, कल्चरल तरीके से, और फिजिकल और केमिकल टूल्स के तरीके के जरिए। बेसिकली ये बहुत सारे स्फेयर्स जिनके थ्रू हम पेस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई बायोलॉजिकल, जैसे कोई ऐसा पेस्ट है जो किसी, मतलब कोई ऐसा जानवर है जो किसी स्पेसिफिक पेस्ट को खा सकता है तो हम उसको अप्लाई कर दें तो खत्म हो सकता है। ठीक है, कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उससे अगर हो सकता है तो हो जाए। फिजिकल यानी कोई पेस्ट चूहा वगैरह है तो उसके लिए हमने कोई चूहा दान या वो पकड़ने वाला जो एक होता है ट्रैप, वो रख दिया। केमिकल्स हैं तो बेसिकली हम वो जो हमारे आते हैं केमिकल, जैसे पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली मेरा ख्याल है इंटीग्रेटेड जो है यहाँ पे वो इसलिए आया है क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल और केमिकल, ये सारे टूल्स को बरूए कार लाके पेस्ट को मैनेज किया जा रहा है। इसलिए ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। अच्छा जी, हिस्ट्री देख लेते हैं एग्रीकल्चर की। सबसे पहले 10,000 BC में ये शुरू हुई थी विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर सोसाइटीज टू सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। बेसिकली पहले ये क्या था कि भाई हंटिंग करते थे और हंटिंग करने के बाद जो एनिमल्स वगैरह या मिलते थे उससे खाना खाते थे और अपना क्लोथिंग का इंतजाम करते थे। तो अर्ली एग्रीकल्चर ये था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया कि लोगों ने सेटल्ड फार्मिंग करना शुरू की, और उससे जो है एक स्टार्ट हुआ एक, हमारे जो फार्मिंग है उसको इसके जरिए एक लॉन्च पैड मिला। उसके अलावा एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स, इनोवेशन सच एज प्लो क्रॉप रोटेशन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग emerged over centuries, leading to increased productivity and efficiency in food production. बेसिकली ये बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर एडवांस होगा उतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन में जो है हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। जब एग्रीकल्चर एडवांसमेंट होती है तो एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ती है। एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगी तो फायदा क्या होगा, फूड इंग्रेडिएंट जो उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इनोवेशन किस तरह के हुए, जैसे इक्विपमेंट्स में आए, जैसे उसकी एक इंडिकेशन दी हुई है यहाँ पे प्लो के जरिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिसेस में आए जैसे क्रॉप रोटेशन, इसके अलावा सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये कुछ एरियाज हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन जो है वो इंडिकेट करता है प्लांट की साइड पे हमने क्या क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस यूज किए। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब एनिमल की साइड पे हमने क्या क्या जो है वो सस्टेनेबल मेथड्स यूज किए। इसके अलावा प्लो का मतलब हमने जो मैकेनिकली इक्विपमेंट्स यूज करने शुरू किए, वो क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई उसमें। तो इन ये कुछ ब्रॉड ब्रॉड सी कैटेगरीज हैं जिनके एक एक एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो इनके जरिए हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स उसमें हम इसकी बात करते हैं। इसके अलावा जब हम मजीद आगे बढ़े तो लेट 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द मैकेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर विद मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग आउटपुट। बेसिकली हमने जब इंडस्ट्रियल और मैकेनाइजेशन इस पे एम्प्लॉय की तो और फर्दर मजीद इसमें एडवांसमेंट्स हुई हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसमें बहुत एक बूस्ट लाया हमारी। जिस तरह हम एक आउटपुट जितना भी अगर हम यील्ड देते थे तो उसको और मजीद बढ़ाया और तेजी से एफिशिएंटली उसको बढ़ाया गया है।
इसके बाद एग्रीकल्चर पढ़ने का उसकी जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका स्कोप अब हम देख लेते हैं। तीन एस्पेक्ट्स में इसको देखेंगे। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तीसरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी पे देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर द ग्रोइंग global population. It plays a key role in ensuring food availability, access and utilization. ठीक है जी। जितनी ज्यादा मैंने जैसे पहले बताया कि यील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फूड के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इकोनॉमीज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, trade of agriculture products and its role in supporting related industries like food processing। इससे हमारा जो है वो इकोनॉमी बेहतर होती है। तो बेसिकली ये बहुत सारी जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज का ये एज अ रॉ मटेरियल उसका काम करता है। जैसे कॉटन देता है तो कॉटन से पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी है आगे। फूड के लिए रॉ मटेरियल देता है तो वो पूरी एक इंडस्ट्री है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काम आता है। उसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट जो गुड्स बनते हैं उसको ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो और पाकिस्तान वैसे भी एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है इसका। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनिशियल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ एंड मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम क्यों एम्प्लॉय करते हैं, ताकि हम जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम बेहतर रख सकें, पॉल्यूशन को कम कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को, और इन सब जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन एफर्ट्स के उसको कम किया जा सके। और इसी तरह बायोडाइवर्सिटी जो फ्लोरा और फौना की बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करना है। सॉइल हेल्थ जो हमारी खराब हो जाती है एक ही दफा बार 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 एक ही सॉइल को यूज करने से, उसको हम किस तरह सस्टेनेबली इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं जैसे क्रॉप रोटेशन वगैरह, उसकी हम इंशाल्लाह फर्दर प्लेलिस्ट में बात करेंगे। तो सॉइल हेल्थ को किस तरह और मजीद बेहतर किया जा सकता है, फर्टिलाइजर डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, ऑर्गेनिक डालना है किस तरह से करना है। तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा जहाँ पे जो वाटर स्कार्सिटी होती है, जैसे पानी की कमी है, तो वहां पे वाटर की रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजें आती हैं कि आपने जो है ना वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है ताकि एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतर किया जा सके। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस है, ये कुछ इसका स्कोप है। और इसी के साथ आज हमारा जो है पहला लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेसिक एग्रीकल्चर का, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। दिस इज मी, आई एम साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।